हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ह्यूमन बॉडी से संबंधित, मतलब मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोते समय ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। जब हम आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो उस समय सोते हुए ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। फ्रेंड्स, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है या सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करी जाए जिसे हम बीपी कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति का जो बीपी होता है कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, और एक सामान्य पल्स प्रेशर की बात करी जाए तो सामान्य पल्स प्रेशर कितना होता है, 40। ठीक है, 40 mmHg होता है। ठीक है, देखो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। यदि एक सामान्य व्यक्ति की पल्स प्रेशर की बात करी जाए तो 40 mmHg होता है। फ्रेंड्स, ये जो पल्स प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये होता है 120 जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक माने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक माने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जो बीच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पल्स प्रेशर। और एक सामान्य व्यक्ति का पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ब्लड प्रेशर होता है, बीपी मापने का यंत्र पूछ लेता है कौन सा होता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 माने 18 सीरीज के हिसाब से। तो ऊंचाई पर जाने से, ठीक है, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाते हैं तो उस समय हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनकी संख्या पर क्या असर पड़ेगा, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। यदि इनकी बात करी जाए कि हमारे शरीर में ये कितनी पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं 50 लाख। ठीक है, कितनी, 50 लाख कहिए या फिर 5 मिलियन कहिए। ठीक है, 50 लाख या फिर 5 मिलियन हमारे शरीर में पाई जाती हैं। यदि इनके जीवन काल की बात करी जाए तो 120 दिन का होता है इनका जीवन काल। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, तो 50 लाख पाई जाती है। और जो फ्रेंड्स आरबीसी होता है, ठीक, आरबीसी जो होता है, इसी को नाम जानते हैं, एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को ही हम एरिथ्रोसाइट कह लीजिए, लाल रक्त कणिकाएं कह लीजिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए कह लीजिए, ये सभी किसके नाम हैं, आरबीसी के नाम होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19, मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव आंसू में कौन सा पाते हैं, सियालिक अम्ल। ठीक है, कौन सा, सियालिक अम्ल पाते हैं, माने पाया जाता है। ठीक है, मानव आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सियालिक अम्ल पाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारी आंख होती है, ठीक है, हमारी आंख होती है, उसमें जो आंसू निकलते हैं, पूछ लेता है किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं। तो हमारी आंख से जो आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल, ठीक है, कौन सी, लिख देता हूँ, लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं हमारी आंख से आंसू। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, आँखों की वह कौन सी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, माने व्यक्ति की आंखों में वह कौन सी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू ही सूख जाते हैं, तो वो होती है जीरोपैथेलमिया। ठीक है, जीरोपैथेलमिया रोग होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू ही सूख जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो मलेरिया रोग से प्रभावित जो अंग होता है वो होता है स्प्लीन। ठीक है, क्या होता है, स्प्लीन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया जो रोग होता है, रोग या फिर इसको मलेरिया बुखार ही कहिए आप, ठीक, तो जल्दी आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मलेरिया जो बुखार होता है ये दरअसल मच्छर जनित रोग होता है। ठीक है, मच्छर जनित रोग होता है। ये एक मच्छर होता है मादा एनाफिलीज, ठीक है, जिसे हम
फीमेल एनाफिलीज मच्छर भी कहते हैं, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो लक्षण की बात करी जाए, मलेरिया बुखार से जो लक्षण होते हैं, इसमें क्या होगा, तेज बुखार आएगा, आपको उल्टी भी होंगी, जी मितलाएगा, सिर दर्द होगा, और जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, वो भी पीली पड़ जाती है, ठीक है। तो इसके लक्षण में क्या होता है, शरीर में बुखार रहता है या फिर तेज बुखार आ जाएगा, उल्टी भी होगी, सिर दर्द होगा, जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो कैसी हो जाती है, वो पीली हो जाती है, ठीक है। यदि इसके बचाव की बात करी जाए, मलेरिया से बचाव की बात करी जाए, तो फ्रेंड्स सबसे जो आसान घरेलू उपाय होता है वो मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। उसमें नो झंझट नो झिकझिक सबसे बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना सबसे बेटर, सबसे साधारण, सबसे आसान तरीका माना जाता है, सबसे सुरक्षित भी माना जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, ठीक है। खास आगे देख लेते हैं। और इसमें एक फ्रेंड्स ये शब्द आ गया है स्प्लीन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो स्प्लीन होता है, ठीक है, स्प्लीन जो फ्रेंड्स होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। और ये स्प्लीन जो होता है, ठीक है, स्प्लीन जो होता है, इसका हमारे शरीर में जो कार्य होता है, ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। माने कहने का मतलब यही है, जो ये स्प्लीन होता है, ये क्या करता है, ब्लड बैंक मतलब जो ब्लड होता है उसका भंडारण करता है, और उसमें से जो मुख्य, यदि इसका मुख्य कार्य देखा जाए तो ब्लड बैंक के रूप में कार्य करना है, माने रक्त का भंडारण करना। और जो हमारे शरीर में आरबीसी, ठीक है, आरबीसी जो मर जाती हैं या नष्ट, माने मरी हुई आरसीबी या कमज़ोर होती हैं जो रेड ब्लड सेल्स, उनको क्या करता है, ये स्प्लीन जो है ये उनको नष्ट कर देता है, उनको हटा देता है, ठीक है। माने मरी हुई आरबीसी को ये क्या करता है, नष्ट कर देता है, ब्लड से हटा देता है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर भी करता है, ठीक है। स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर भी करता है और ब्लड को रिस्टोर करता है, ठीक है। रिस्टोर करेगा, फिर उसमें से क्या करेगा, जो मरी हुई या पुरानी रेड ब्लड सेल्स माने आरबीसी होती है, उनको हटा देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ फ्रेंड्स याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मतलब बहुत ही अच्छे लेवल की हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन माने तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है। तिल्ली कहिए, स्प्लीन कहिए, प्लीहा कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है। और माने आरबीसी जो होती है, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ये स्प्लीन को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। ग्वाइटर, जिसे हम घेंघा रोग भी बोलते हैं, ठीक है। ग्वाइटर जो होता है रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है, ठीक है। तो ग्वाइटर जो रोग होता है फ्रेंड्स, ये हमारे गले से संबंधित होता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो जो ग्वाइटर रोग होता है, इसमें होता क्या है, जो हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। हमारे गले में क्या पाया जाता है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम थायराइड ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथ बोलते हैं। वो हमारे गले में पाई जाती है, ठीक है। जब हमारे शरीर में क्या होता है, आयोडीन, ठीक है, हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, तब क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथ होती है, ठीक है, थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है। तो उसके चलते हमारे गले में माने थायराइड ग्रंथ में जब सूजन आएगी तो हमारा गला फूल जाएगा, उसमें सूजन आएगी तो गला फूल जाएगा। जब गला फूल जाएगा तो फूले हुए गले को क्या बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, ठीक है। और होता किसकी कमी से, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो उसमें सूजन आती है, वो फूल जाती है। तो जब थायराइड ग्रंथि फूलती है तो गला भी फूल जाता है। तो उसी फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। घेंघा रोग जो होता है किससे संबंधित है, गले से संबंधित होता है। और जो ये थायराइड ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। कौन सा, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, निकालती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया रोग हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, इससे प्रभावित अंग हैं। तो टीबी से प्रभावित जो अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स जो टीबी होता है, ठीक है, टीबी को ही हम क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। और टीबी का फुल मतलब पूर्ण रूप जो होता है, फुल फॉर्म होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। इसी को फ्रेंड्स जो टीबी होता है, इसी को हम तपेदिक बोलते हैं या फिर एमटीबी बोलते हैं, ठीक है। एमटीबी भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीबी भी बोलते हैं, ठीक है।
टीबी, ठीक है। तो टीबी के जो नाम हैं 6 रोग आपको लिखा मिल सकता है, या यक्ष्मा हो गया, या टीबी है माने ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तपेदिक हो गया, या यम टीबी भी इसे कहते हैं। ये सभी क्या हैं, टीबी के अन्य नाम हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो टीबी होता है, ठीक है, टीबी जो होता है ये एक संक्रामक रोग होता है, ठीक है। टीबी जो होता है एक संक्रामक रोग होता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उससे हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो टीबी होता है पूछ लेता है कि हमारे शरीर में किसे प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है, तो हमारे अंदर जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति होता है उसको लगातार खांसी आती है और कभी कभी बलगम आता है, माने खांसी के दौरान बलगम आएगा, बलगम में ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। खांसी के दौरान बलगम आएगा, ब्लड आएगा, और बहुत सारे लक्षण हैं। जो मुख्य लक्षण है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25 है, पायरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो पायरिया रोग से प्रभावित अंग जो होते हैं हमारे दांत और मसूड़े होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो पायरिया रोग होता है इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति पायरिया से ग्रसित होता है उसके दांत जो होते हैं उसमें पानी लगेगा, माने पानी चपाका लगेगा, ठंडा पानी वो नहीं पी पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुख्य चीज़ है इसकी, जो पायरिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसके जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लड निकलेगा और बहुत बदबू आती है, दुर्गंध आती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 ब्लड का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो खून बनता है वो कहाँ पर बनता है पूछ रहा है, तो ये बनता है बोन मैरो में, जिसे हम अस्थिमज्जा भी बोलते हैं, ठीक है। अस्थिमज्जा का मतलब ये हो गया जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है वहाँ पर ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है जिसे हम अस्थिमज्जा बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27 शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, तो ये टीबिया होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक चित्र बना रहा हूँ, इसके माध्यम से देखना। ये होगा, ये शरीर का पंजा हो गया, ठीक है। मान लो ये पंजा है, ठीक है, नहीं बना, फिर से बना रहा हूँ, 1 मिनट। ये हो गई जांघ, ये हो गया घुटना, और उसके नीचे ये हो गया हमारा पैर, और ये हो गया पंजा, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा शायद। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है तो टीबिया। तो ये सबसे पहले मैं आपको जांघ जो है, ठीक है, जांघ जो है ये जांघ है, ठीक है, जांघ। अब यहाँ पर ये जो जांघ होती है, थाई होती है, तो सबसे पहले ये वाली हड्डी जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उरुअस्थि बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम उरुअस्थि या फीमर अस्थि बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये घुटना होता है, ये घुटना जो होता है यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है गोल गोल सी कटोरी टाइप की, जिसे बोलते हैं पटेला, ठीक है। क्या पटेला नामक हड्डी, ठीक है, पटेला। ये घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है, पटेला पाई जाती है। फिर घुटने के नीचे पंजे तक यहाँ पर एक ये 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें एक होती है टीबिया, ठीक है, टीबिया, और एक होती है फीबुला, ठीक है। टीबिया और फीबुला, यहाँ से यहाँ तक, माने घुटने से पैर के पंजे तक 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसमें टीबिया और फीबुला, ठीक है। जो टीबिया हड्डी होती है ये मुख्य हड्डी होती है और शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और शरीर की सबसे चमकीली हड्डी ही टीबिया होती है, ठीक है। टीबिया क्या है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है, और कहाँ पाई जाती है, घुटने से लगाकर पंजे के बीच में पाई जाती हैं 2 हड्डियाँ, टीबिया और फीबुला। टीबिया मुख्य हड्डी होती है और फीबुला जो होती है टीबिया हड्डी की सहायक हड्डी होती है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये फीमर अस्थि होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं। फिर ये घुटना होता है, घुटने पर क्या होती है, पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। फिर घुटने के नीचे यहाँ क्या होता है, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, माने घुटना और पैर के बीच में 2 हड्डियाँ पाई जाती है, टीबिया और फीबुला, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे शरीर में हड्डियों की बात करी जाए तो 206 होती है, ठीक है। हड्डियाँ कितनी होती है, 206 होती हैं। जो बच्चे में बात करी जाए तो लगभग में 300 होती हैं, ठीक है। ये जो 300 अंक लिखे हुए हैं ये क्या है,
इसकी जगह पर आपको मतलब लगभग में मिलेगा, ठीक है, 270 या 280, ठीक है, 280 के आसपास या लगभग में ऑप्शन में मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं लिखा मिल सकता है कोई भी ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो लगभग 300 के आसपास होती हैं, ठीक है। अब जो हड्डियां होती हैं फ्रेंड्स, हड्डियों में 99% कैल्शियम भी पाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है कि हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, और लगभग कितने %? 99%, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कलाई में हड्डियों की संख्या होती है, तो कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक है, माने एक कलाई में 8 हड्डियाँ और दूसरी कलाई में 8 हड्डियाँ, तो दोनों में मिलाकर 16 हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रत्येक कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक माने एक हाथ की एक कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक में 8 होंगी तो दूसरी में भी 8 होंगी, तो टोटल कलाइयों दोनों कलाइयों में 16 हड्डियाँ हो जाएंगी। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो हमारे पैर होते हैं तो उसमें भी 30 माने एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, तो टोटल में 60 हो जाएंगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वयस्क व्यक्ति की रीढ़ में हड्डियों की संख्या होती है तो ये 26 होती है, ठीक है। एक जो वयस्क व्यक्ति है, यंग व्यक्ति है, उसकी रीढ़ में हड्डियां कितनी होती हैं? 26 होती हैं। जबकि एक छोटा बच्चा जो होता है उसकी रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 33, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, छोटे बच्चे में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। एक वयस्क यंग व्यक्ति जो होता है उसमें 26 होती हैं, ठीक है। होता यह है जब बच्चा छोटा होता है तो ये हड्डियां होती हैं 33, लेकिन ये धीरे धीरे जुड़ती रहती हैं। तो लास्ट में जब वो व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तो उसकी कितनी हड्डियां बचती हैं? 26 हड्डियां बचती हैं, ठीक है, रीढ़ में, ठीक है। इसीलिए देखा क्वेश्चन आगे ही था कि बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? लगभग में 300 के आसपास में, लेकिन एक वयस्क व्यक्ति में कितनी रह जाती हैं? 206 रह जाती हैं, क्योंकि ये हड्डियां जो 300 के आसपास होती हैं धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा होता है वो आपस में जुड़कर एक रूप ले लेती हैं। तो इसलिए धीरे धीरे घटती हुई जुड़ती हुई कितनी बचती हैं? लास्ट तक 206 बचती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की लंबाई होती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज की लंबाई होती है, कितनी होती है? 11 इंच होती है, ठीक है। इंच में बात करेंगे तो 11 हो जाएगी, यदि सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो क्या है? हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, ठीक है। फ्रेंड्स यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपीडियस, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपीडियस होती है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो स्टेपीज हड्डी होती है, ठीक है, स्टेपीज जो हड्डी होती है, ये जो स्टेपीज हड्डी होती है इसी पर चिपकी हुई होती है, ठीक है। स्टेपीडियस मांसपेशी, ठीक है। स्टेपीज जो हड्डी होती है इसी पर क्या होती है? चिपकी हुई होती है स्टेपीडियस मांसपेशी, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कान में, ठीक है। स्टेपीज जो हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और इसी पर कौन सी चिपकती है, माने चिपकी होती है मांसपेशी? स्टेपीडियस, ठीक है। जब ये हड्डी कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी। और इसी पर क्या चिपकी है? स्टेपीडियस जो मांसपेशी वो भी चिपकी हुई है, तो वो भी कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी, ठीक है। तो स्टेपीज हड्डी और स्टेपीडियस मांसपेशी ये दोनों शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मांसपेशी हैं। और कहाँ पाई जाती हैं? दोनों कान में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिफ्टर मसल जिसे हम लिफ्टर मसल जिसे हम डेल्टॉइड मसल भी बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ हो गया, ठीक है। अब कुछ सही नहीं बना है, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कंधे हैं, ठीक है। इसके ये कोई सुंदर सा क्या बन गया? ये बन गया अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब क्या है? लिफ्टर मसल कहिए या फिर इसको डेल्टॉइड मसल कहिए, ये चीज़ कंफर्म हो गई कि लिफ्टर मसल को ही डेल्टॉइड मसल कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जोड़ होते हैं हाथ के, ठीक है, हाथ के माने कंधे में जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जोड़ होते हैं, जहाँ पर हाथ जुड़ा होता है इस गोल गोल भाग में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हाथ जुड़ा होता है उसी माने गोल गोल ये इस तरीके से, इसी में क्या होता है? एक माने मांसपेशी होती है जिसे हम डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। कंधे माने जोड़ देती है कंधे और हाथ को, ठीक है, क्या करती है? जोड़ती है। उसी वहीं पर क्या होती है? एक मसल होती है। और किस तरीके से होती है? देखो ये मान लो आदमी बना है, अब यहाँ पर क्या होगी? कुछ इस तरीके से तिकोनी, ठीक है, तिकोनी टाइप की
कुछ इस तरीके से तिकोनी टाइप की बनी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे हाथ के जॉइंट होते हैं, कंधे के जो जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट वाले, वहीं पर उनके ऊपर ये रखी होती है, 3 कोने टाइप की होती है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। आगे देख लेते हैं स्केपुला हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ऊपरी पीठ में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, जो स्केपुला हड्डियाँ होती हैं, मान लो जैसे ये कोई व्यक्ति है और ये इसकी पीठ हो गई। ठीक है, इसकी पीठ हो गई। अब ये पीठ है, अब यहाँ पर ये इसके हाथ हो गए। ठीक है, ये हाथ हो गए। अब ये वाली जो पीठ है, ठीक है, ये वाली जो पीठ है, अब यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का गोल गोल करछुला टाइप से होता है, एक इधर ये पीठ में गोल गोल करछुला टाइप का होता है। ठीक है, तो ये वाली जो पीठ में पीछे माने पीठ के ऊपरी हिस्से में जो पीछे इस तरीके से ये वाला करछुला और ये वाला करछुला आप अपने हाथ से टोकर देखिएगा पीछे कंधे के साइड में पीठ के ऊपर, तो आपको 2 गोल गोल कटोरे माने करछुला टाइप से मिलेंगे। वही उनको क्या बोलते हैं? स्केपुला हड्डियाँ बोलते हैं। और कितनी पाई जाती हैं? ये 2 पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 34। हृदय का वजन होता है, तो हृदय का जो वजन होता है, एक सामान्य जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, 300 से 350 ग्राम के बीच होता है हृदय का वजन। और फ्रेंड्स बात आई है हृदय की, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हृदय में जो होते हैं चार वाल्व होते हैं, इसमें 4 ही कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक माने चैम्बर। ठीक है, कितने होते हैं? 4 वाल्व होते हैं हृदय में, 4 ही चैम्बर होते हैं माने कोष्ठक होते हैं। और जो हृदय की जो दीवार होती है फ्रेंड्स, ठीक है, हृदय की जो दीवार होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कितनी? 3 एपिकार्डियम, और जो सबसे ऊपरी होती है कौन सी होती है? एपिकार्डियम होती है। जो बीच वाली होती है वो मायोकार्डियम होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखा? जो हृदय होता है, हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है। हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं, 4 ही चैम्बर माने कोष्ठक पाए जाते हैं। और सॉरी, और जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय जो होता है, हृदय की जो दीवार होती है, हृदय की जो दीवार होती है वो कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 3 परतें होती हैं हृदय की दीवार की। 3 में सबसे जो ऊपर होती है उसे हम एपिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली को एपिकार्डियम, बीच वाली को मायोकार्डियम, जो सबसे नीचे होती है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये हृदय होता है, ठीक है, हृदय का पूछ लेता है हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। तो हृदय जो होता है, हृदय का कार्य होता है कि रक्त को पंप करना, पूरे शरीर में पहुंचा देना। ठीक है, हृदय का कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना और पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, जो हृदय होता है ये हमारे शरीर का ऐसा भाग है जो बिना रुके कार्य करता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो था। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन भी रह गया, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। फ्रेंड्स जो ये प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन निभाएगा? प्रोटीन ही निभाएगा। प्रोटीन जो प्राप्ति का स्रोत होता है फ्रेंड्स, एक सामान्य घर की बात करी जाए तो उसमें जो दाल हम खाते हैं डेली, दाल से सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको जैसे अंडा है, दूध, अंडा हो गया, मछली हो गई, मांस हो गया, इन चीज़ों से भी वो बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल बात करी जाए तो जो दाल होती है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो वनस्पति में बात करी जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो वो होता है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में लगभग में 42% पाया जाता है। प्रकृति की बात करी जाए तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में किस चीज़ में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि 42% पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।